आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है और यह आपका खोरठा का वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम लोग खोरठा गद्य साहित्य उद्भव और विकास को पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोग लास्ट में देखेंगे 6th JPSC और 7th JPSC में किस तरह से 4th नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया था और दोनों क्वेश्चन जो है 10-10 मार्क्स का था। मतलब ये टॉपिक जो है आपका 20 मार्क्स के लिए है और इस टॉपिक को आसानी से याद भी रखा जा सकता है और हम लोग इसको समझ भी सकते हैं, क्योंकि जितने भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें टॉपिक जैसे कहानी, उपन्यास और एकांकी, तो इन सभी में जो भेद वगैरह जो है लगभग एक ही प्रकार का है और राइटिंग फॉर्मेट भी जो है वो हम लोग सेम रखने की कोशिश किए हैं। और इस PDF में जहाँ कहीं भी थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है वहाँ पे हम सुधार भी कर देंगे। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और आपको एग्ज़ाम में खोरठा इसी प्रकार से लिखना है। अब आप इसको हिंदी का लीजिए, चाहे इसको जो खोरठा समझ लीजिए, जो भी है, लेकिन यही है, इसी तरह आपको लिखना है। थोड़ा बहुत चेंज आप भी खुद से भी कर सकते हैं। दूसरा किताब ले करके आप इसमें वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू एडिशन करते तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल है, लेकिन मेरे हिसाब से इसी से आपका काम बन जाएगा। इसका अगर थोड़ा बहुत शब्द वब्द चेंज करना होगा तो उसको तो हम क्लास के अंदर ही कर रहे हैं। तो आप लोग के पास बस एक ही काम है कि इसको कंप्लीट आपको पढ़ना है, समझना है और याद रखने की कोशिश करना है। लेकिन फिर भी अगर मन में डाउट है तो आप लोग कोई किताब परचेज करके पढ़ना चालू करिए। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक आज का पढ़ते हैं, खोरठा कहानी। तो यहाँ पे कहानी नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे कहनी। ये जो हम लोग हिंदी का कहानी होता है तो बस ये आकार हट जाएगा। तो खोरठा, यहाँ पे कहानी को हम लोग क्या कहते हैं, कहनी। स्वरूप एवं लेखन परंपरा, तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखने आता है, लेखन परंपरा। अब खोरठा कहानी क्या होता है उसको देखिए। कहनी साहित्यक गद्य विधाक सबले पूर्णा विधा लागे। तो इसका हम लोग हिंदी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी मतलब कहानी, साहित्यक, साहित्यक मतलब साहित्य का, गद्य मतलब गद्य, और विधाक, तो इसके लिए हिंदी है गद्य विद्या या फिर गद्य खंड। तो विद्या से बन गया विधा और विद्या का तो विधाक। सबले पूर्णा मतलब सबसे पुराना, सबले का मतलब होता है सबसे, और पूर्णा यहाँ पे हम लोग हिंदी में लिखते हैं पुराना, लेकिन खोरठा में लिखेंगे पूर्णा। सबसे पुराना विधा लागे, सबसे पुराना विधा है, मतलब सबसे पुराना विद्या है या फिर खंड है, जो भी आप समझ लीजिए। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कहानी साहित्य के गद्य खंड का सबसे पुराना खंड है। तो कहनी साहित्यक गद्य विधाक सबले पूर्णा विधा लागे। संस्कृत साहित्य एकरा कथा कहल जाए, मतलब संस्कृत साहित्य में, तो साहित्य में को यहाँ पे लिखा गया है साहित्य। एकरा मतलब किसको, कहानी को, या तो कथा, मतलब इस कहानी को क्या कहा जाता है, कथा कहल जाए। तो संस्कृत साहित्य में कहानी को कथा कहा जाता है को हम लोग खोरठा में क्या लिखते हैं, जा है। तो बंगलाए गल्प, तो बंगला में क्या कहा जाता है, गल्प। ये जो होता ना, अगर आप लोग बंगाली थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो गल्प को बोलते हैं कथा या कहानी। तुम बहुत गल्प कर रहा है, इसका मतलब तुम बहुत कहानी सुना रहा है, ये हो गया, ये फिर बात कर रहा है। तो बंगला में इसको कहते हैं गल्प। तो बंगला में को खोरठा में क्या लिखेंगे, बंगलाए, उच्चारण जो भी है। अब देखिए अगला लाइन, तो 2 लाइन आप समझ गए होंगे और इसको आप हिंदी में याद रखिए, और हिंदी में याद रख के दिमाग में हिंदी चलेगा और आपको लिखना है खोरठा से। तो कहानी साहित्य के गद्य खंड का सबसे पुराना खंड है और संस्कृत साहित्य में इसे कथा कहा जाता है। तो यहाँ पे लेकिन के लिए है, लेकिन बंगला में गल्प कहा जाता है। हिंदी में एकरा कहानी, तो हिंदी में इसको देखिए, यही शब्द हम लोग पढ़े, कहानी, और खोरठा है कहनी कहल जाए। तो हिंदी में कहानी कहा जाता है और खोरठा में कहनी कहा जाता है। एकर में 2 पक्ष है, मतलब इसमें 2 पक्ष होता है, कहवैया और सुनवैया। कहवैया मतलब कहने वाला और सुनवैया मतलब सुनने वाला।
तो कहानी के लिए 2 लोग तो मिनिमम चाहिए ही, एक कहानी कहने वाला और एक कहानी सुनने वाला। तो इसमें 2 पक्ष है, एक कहवैया और दूसर सुनवैया। तो इस तरह से आपको ये लाइन याद रखना है। और ये जो है अभी हम लोग जितना भी टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, कहानी हो, उपन्यास हो, एकांकी हो, सब में ये सब आपका सेम चलता चला जाएगा, बस कुछ कुछ शब्द बदल के। तो ये सब आपको याद रखना है। मोटा मोटी कहानी परिभाषा ई नियर देल जाय पारे। इसका मतलब हुआ मोटा मोटी तौर पे कहानी मतलब कहानी का परिभाषा ई नियर देल जाय पारे, मतलब इस प्रकार से दिया जा सकता है। जाय पारे मतलब जा सकता है। समयिक परिवेश में मतलब समय के परिवेश में घटल घटना मतलब घटित हुआ कोई घटना, बा मतलब या, समस्या को हम लोग यहाँ लिखते हैं समस्या। तो या समस्या, आर संवेदना या फिर कोई संवेदना के कोनो पात्र कर, मतलब कहा समय के परिवेश में घटित हुआ कोई घटना हो, चाहे समस्या हो चाहे संवेदना हो, उसको जब कोनो पात्र कर मतलब किसी पात्र के माध्यम से, पात्र के माध्यम से, मतलब एक्टर एक्ट्रेस ये सब होता है, पात्र के माध्यम से। जैसे किसी कहानी में कोई राजा रहता था तो राजा क्या है, एक पात्र है। या फिर जंगल में शेर रहता था तो शेर क्या होगा, वो पात्र है। तो पात्र कर माध्यमे ई रंगे लिखल जाए, मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है कि मन सोचवा का मतलब होता है काल्पनिक। मन सोचवा है क्यों, मतलब कि मन सोचवा होने के बावजूद, मतलब काल्पनिक होने के बावजूद सही आर सच जाइन पड़े, मतलब कि सही और सच प्रतीत होता है के कहानी कहल जाय पड़े। तो इसको क्या कहा जा सकता है, कहानी कहा जा सकता है। तो ये आपका है कहानी का डेफिनेशन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मोटा मोटी तौर पर कहानी का परिभाषा इस तरह से दिया जा सकता है कि समय के परिवेश में घटित घटना या समस्या और संवेदना को कोई पात्र के माध्यम से इस रंग में लिखा जाए या फिर इस प्रकार से लिखा जाए कि वह काल्पनिक को खोटा बोलते मन सोचवा, काल्पनिक होकर के भी सही और सच जान पड़े, मतलब सही और सच प्रतीत होता है कि कहानी कहल जाय पारे, तो उसको कहानी कहा जा सकता है। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग अगला वाला भी डेफिनेशन देखेंगे आगे, जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हिंदी भी कर दी आपको, इंग्लिश भी कर दी, और बहुत डिफ़िकल्ट हम लोग खोटा नहीं लिख रहे हैं। हम लोग को चूँकि राइटिंग करना है तो हम कोशिश किए सिंपल ही लिखने का। ये रूप कहानी और उपन्यास दुइयों में रहा है, और यही जो रूप होता है ना सेम टू सेम, मतलब कि पात्र होता है, एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, तो सेम टू सेम कहानी और उपन्यास दोनों में यही होता है। मगर कहनिक आकार छोट, लेकिन मगर मतलब क्या होता है, लेकिन कहनिक आकार छोट, कहानी का आकार जो होता है वो छोटा होता है, करीब 3-4 घटना हवे है, मतलब कि करीब 3 या 4 घटना होता है। मगर लेकिन उपन्यासक घटना बेसी रहे, लेकिन उपन्यास में घटना जो है वो ज़्यादा रहता है और वो बड़ा रहता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि कुछ नहीं, उपन्यास में भी सेम टू सेम यही डेफिनेशन को आपको उठा करके लिखना है, बस थोड़ा बहुत हम लोग चेंज कर देंगे। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे जब उपन्यास पढ़ेंगे तब। पूर्णा पर्याय मतलब होता है पुराने समय के, पूर्णा पर्याय मैंने संस्कृत साहित्य, मतलब संस्कृत मतलब मैंने मतलब संस्कृत साहित्य, मतलब संस्कृत साहित्य में शिष्ट कथा का उद्देश्य। देखिए शिष्ट कथा क्या होता है, 2 तरह का चीज़ है। कहानी है तो वो 2 तरह से हो सकता है, लोक कथा और लोक कहानी। कहानी को यहाँ पे कथा बोलते हैं, तो लोक कथा या फिर शिष्ट कथा। तो लोक कथा क्या होगा, जैसे दादा दादी नाना नानी ये लोग के मुँह से या जुबान से हम लोग कहानी सुनते आए हैं, उसको हम लोग रिटेन फॉर्मेट में कहीं पे भी नहीं देखें, तो वो जो है लोक कथा है। फिर हम लोग अपना दादाजी से हम लोग सीखे, फिर हम लोग अपना बेटा और हम लोग अपना पोता पोती को वो कहानी सुनाएंगे, तो वो लोक कथा हो जाएगा। लेकिन जो रिटेन फॉर्मेट में है, जैसे कि आप मान लीजिए राइटर है, आप कोई कहानी लिख रहे हैं, तो जो कहानी लिख रहे हैं वो शिष्ट कथा के अंतर्गत आएगा।
तो शिष्ट कथा और लोक, तो लोक समझ जाइए, लोक शब्द जहाँ होगा आप समझ जाइएगा कि वो रिटन फॉर्मेट में नहीं है, और शिष्ट का मतलब है रिटन फॉर्मेट में है। लोक कथा या फिर लोक उपन्यास जो भी है, इसका विकास जो है काफ़ी, मतलब विकास क्या, ये बहुत पुराने समय से चलता है, और शिष्ट का विकास जो है हाल फिलहाल से हुआ है। तो इसको अब पढ़ते हैं। पूर्णा पर्याय मनक संस्कृत साहित्य शिष्ट कथा का उद्देश्य, मतलब शिष्ट कथा का उद्देश्य रहे मनोरंजनक संगे, मतलब मनोरंजन के साथ सिखावन बात रखे, मतलब सिखाने का बात रखने का, मतलब मनोरंजन के पूर्णा पर्याय, मतलब पुराने समय में जो संस्कृत साहित्य में शिष्ट कथा होता था उसका उद्देश्य हुआ करता था कि मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को कुछ सिखाने लायक बात भी सिखा दे हम लोग कहानी के माध्यम से। मगर लेकिन आबगा पहर मतलब अभी के समय में, मतलब वर्तमान समय में कहानी सुनवल ना जाए, अभी के समय में कहानी सुनाया नहीं जाता है। मुदा लिखल जाए, मतलब लेकिन, मुदा भी हम लोग लेकिन के लिए उपयोग करते हैं, लिखल जाए लेकिन लिखा जाता है। आर पढ़वल जाए, और क्लास में या फिर ऐसे ही पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। वर्तमान समय में हर भाषा में मानुष जीवनक समस्या और संवेदना के, मनुष्य जीवन के समस्या और संवेदना के कल्पना के माध्यम से जोड़ के लिखल जाए, माध्यम से जोड़ करके लिखा जाता है। जे काल्पनिक है क्यों सही जान पड़े है, जो काल्पनिक होने के बावजूद भी सही जान पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कहानी से अगर आएगा तो कहानी और कहानी का विकास आएगा, मतलब शिष्ट कहानी का विकास लिखिए और कहानी का डेफिनेशन लिखिए। तो देखिए कहानी का सिर्फ कहानी ही क्या होता है उसी को हम लोग एक पेज पढ़े, तो आपको एग्ज़ाम में एक पेज नहीं लिखना है, आप मुश्किल से 4-5 लाइन्स जो आपको यहाँ पूरे इस पेज में जो अच्छा लगे वो आप उठा करके याद रखिएगा और उसी को लिख करके आइएगा, क्योंकि अगर इतना सब लिखने जाएंगे तो आपका पेज जो है काफ़ी भर जाएगा। यहाँ पे हम मोर देन सफिशिएंट हम लोग कंटेंट रखे हैं ताकि आप जो है ईजिली एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें, और इससे भी ज़्यादा आप अगर पढ़ेंगे तो झूठ मूठ का आप कंफ्यूज होंगे, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नंबर, मुझे तो नहीं लगता इससे आपको नंबर में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अब देखिए कहानी का तत्व, ये भी अपना 2 पेज खींच जाएगा आपका, तो सब कुछ आपको शॉर्ट भी करना है इसमें। तो इसके तत्व क्या क्या है उसको देखिए। आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ पढ़ना है, मतलब वीडियो देखना है 1 से 2 बार, आप जब समझ जाए तो नोट्स पढ़िएगा 1 से 2 बार, और उसको ना याद रखने की कोशिश करिएगा, और याद रख के वहाँ पे चुपचाप से लिख करके आ जाना है, क्योंकि खोटा में आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। सिलेबस लिमिटेड है, टॉपिक भी लिमिटेड है, और क्वेश्चन भी आपका ज़्यादा बनने का नहीं है इसमें से, तो इसमें कम पढ़ करके आप आराम से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आप स्कोर करने पे ध्यान दीजिए, ना कि खोटा सीखने में और खोटा के विद्वान बनने में आपको ध्यान नहीं लगाना चाहिए अभी। अब इसमें तत्व को अगर देखें तो देखिए यहाँ पे फिर से हम कहानी का डेफिनेशन लिख दिए ताकि आपको पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाए। कोनो उद्देश्य के लेके, मतलब किसी उद्देश्य को लेकर के, कोनो घटना के, मतलब किसी घटना को, मतलब कोई उद्देश्य को लेकर के किसी घटना को कोनो पात्र कर माध्यम से, मतलब किसी पात्र के माध्यम से ई नियर कहल जाए, मतलब इस प्रकार से कहा जाए कि वो मन सोचवा है क्यों, मतलब कि मन सोचवा मतलब काल्पनिक होने के बावजूद भी सही जान पड़े, मतलब सही प्रतीत हो, कहानी कहल जाए पारे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कहानी कह सकते हैं या फिर कहानी कहा जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर सिर्फ पूछे लोक कथा क्या है तो यहाँ पे कहल जाए, लेकिन अगर पूछे कि शिष्ट कथा क्या है या फिर शिष्ट कहानी क्या है तो यहाँ पे कहल ना लिख के इस शब्द को खाली हटा के आप लिख दीजिएगा कि लिखल जाए, तो लिखा हुआ घटना शिष्ट में आ जाएगा, तो लिखल जाए तो ये ऑटोमेटिक उस डेफिनेशन हो जाएगा शिष्ट साहित्य का, शिष्ट कहानी का। ई नज़रिए कहानी के हेठे लिखल तत्व राखल गया है। अगर इस तरह से देखें तो कहानी में निम्नलिखित तत्व जो है वो रखा गया है। जैसे एक है कथा वस्तु मतलब होता है कहानी, जो मतलब मेन बॉडी जो होता है। फिर है आपका पात्र, मतलब कि शेर का कहानी है तो शेर पात्र हो गया। अगर मान के चलिए कि राजा का कहानी सुना रहे तो राजा रानी, ये सब पात्र हो गया। संवाद, इसको हम लोग कथोपकथन कहते हैं, कथोपकथन, या फिर संवाद भी लिखेंगे तो चलेगा।
तो संवाद कह दीजिए चाहे कथोपकथन कह दीजिए, मतलब एक दूसरे में मतलब बात हो, एक पात्र दूसरे पात्र से बात कर रहा होगा तो वो भी जरूरी है। देश काल मतलब ये घटना कहाँ घटित हुआ है, देश का मतलब वह यहाँ लोकेशन को इंडिकेट करता है कि ये जंगल में घटित हुआ है या फिर ये झारखंड का घटना है या छत्तीसगढ़ का घटना है, इस तरह से। काल, काल का मतलब ये हुआ समय। उद्देश्य मतलब कुछ उद्देश्य होना चाहिए। और भाषा शैली, उसका भाषा शैली किस प्रकार से वो भी डिपेंड करता है। अगर किसी कहानी का या फिर कथा का भाषा डिफ़िकल्ट हो, क्लिष्ट हो, तो सुनने वाला जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है वो, या फिर लिखा हुआ कहानी है मतलब शिष्ट कहानी है तो पढ़ने वाला ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो भाषा शैली जो है वो सहज और सरल होना चाहिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कथा वस्तु हो गया, संवाद हो गया, उद्देश्य हो गया, पात्र हो गया, देश काल हो गया, भाषा शैली हो गया। अभी हम लोग उपन्यास पढ़ेंगे, एकांगी पढ़ेंगे, और भी 2-3 टॉपिक है, वो सब भी जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ रिपीट होगा और सेम टू सेम यही चीज़ आपको लिख के भी आना है। रिपीट होगा और सेम चीज़ ही रहता है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला। और मन में एक डाउट और रहता है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग संवाद, तो संवाद ऐसा लगता है कि ये हिंदी शब्द है, तो डाउट ये है कि क्या हम लोग अगर खोटा में भी इसको यूज कर दे तो क्या नंबर मिलेगा? तो आंसर है बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये जो हम उठाए हैं ये कोई मेरा मन का उपज नहीं है, या फिर कोई भगवान हमको ये सपना नहीं दिया था कि खोटा इस तरह से लिखा जाता है। हम जो ये चीज़ किए हैं ये भी किताब से ही हम उठाए हैं। गजाधर महतो आप बुक देखिएगा तो उसी बुक का आपको लाइन मिलेगा, लेकिन उसको हम शॉर्ट करने की कोशिश किए हैं। और कुछ कुछ जगह हम BN अवतार सर का जो किताब है उससे भी हम ऐड किए हुए हैं। तो हम खुद एक ऐसा राइटर जो कि झारखंड का सबसे बेस्ट राइटर हो, सबसे बेस्ट टीचर हो, उन्हीं का चीज़ को हम कॉपी किए हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि ये सब चीज़ को लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो जब किताब लिखने वाले ही ऐसा लिख रहे हैं तो आप भी एग्ज़ाम में लिख ही सकते हैं। ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाला बात है कि एक किताब लिखने वाला जो चीज़ लिख रहा है अपनी किताब में, तो आप उस चीज़ को एग्ज़ाम में क्यों नहीं लिख सकते हैं? खोटा ऐसा ही लिखा जाता है। तो बस आप ये डाउट मन से निकाल दीजिए और जैसा जैसा है आप वैसा वैसा याद रख के लिखने का कोशिश करेंगे। ये इसलिए मैंने बताया यहाँ पे क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में ये चीज़ पूछ रहे थे। तो इसमें पहला तत्व जो है वो है आपका कथा वस्तु। तो कथा वस्तु क्या है उसको समझिए। कथा वस्तु कहानी का जरूरी तत्व लागे। कथा वस्तु जो है वो कहानी का जरूरी तत्व है। अब यहाँ पे जैसे तत्व इस तरह लिखा है तो आप ये सोचते होंगे कि वॉत नहीं लिख के इसको बॉ लिखेंगे, इस तो को पूरा तो लिखेंगे थे। तो इस तरह का करने का आपको आवश्यकता नहीं है, ये भी आपका चलेगा। तो कथा वस्तु कहानी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कथा वस्तु लिख सकते हैं, और अगर ये भी लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कथा वस्तु कहानी मतलब कहानी का जरूरी तत्व लागे, मतलब जरूरी तत्व है। काहे कि बिना कथा वस्तु मतलब बिना कथा वस्तु के कोनो कहानी कल्पना ना करल जा पा रहे, मतलब किसी भी कहानी का कल्पना नहीं किया जा सकता है। कथा वस्तु आप समझिए कहानी का जो मेन पार्ट है, मतलब जिस मतलब पूरा का पूरा कहानी इसी के चारों ओर घूमता है। एकर मतलब कहानी कथा वस्तु कोनो घटना पर रहे, मतलब किसी घटना पर रहता है। नेक्स्ट है पात्र। पात्रों मतलब कि पात्र भी कहानिक मतलब कहानिक, ये वाला आकार नहीं देना है, कहानिक जरूरी तत्व लागे। पात्र भी कहानी का जरूरी तत्व है। पात्र कोइयो हवे पारे मतलब हवे पारे लिखिए चाहे हवे पारे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोइयो हवे पारे मतलब कोई भी हो सकता है। मनवई मतलब कि मानव, या मनवई छाड़ा मतलब कि मानव को छोड़ करके। दोसर कोई दूसरा भी, जैसे कि बाघ, बकरी, शेर, भालू, कुछ भी। घटना के मुताबिक मतलब घटना के मुताबिक। पात्रेक मतलब पात्र का चरित्र के मतलब चरित्र को उभरावल जा है, चरित्र को उभारा जाता है। घटना के मुताबिक पात्र के चरित्र को उभारा जाता है कि वो डरपोक था कि साहसी था या फिर तेज दौड़ता था, तो उसके कैरेक्टर को उभारा जाता है। नेक्स्ट है संवाद मतलब कथोपकथन। संवाद मैंने बातचीत, संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत। कहानी हवे चाहिए, कहानी में बातचीत होना चाहिए।
बातचीत कहानिक पात्र के मतलब बातचीत जो है कहानिक पात्र के मतलब कहानी के पात्र को सजीव और स्वाभाविक बनवा है, मतलब रियलिस्टिक बनाता है। अगर बात ही नहीं होगा तो पात्र करेगा क्या फिर, और पात्र जब बात ही नहीं करेगा तो जो आपका कथा वस्तु है वो किस प्रकार से उजागर होगा। नेक्स्ट है देश काल। देश काल के वातावरण या परिवेश कहल जा है। देश काल को क्या कहा जाता है, या तो वातावरण कह लीजिए या फिर आसपास का मतलब परिवेश कह लीजिए। मैंने घटना और पात्र दुइयों के समयिक परिवेश में मतलब घटना और पात्र दोनों को समय के परिवेश में ले के रखा जाता है और ओकरे मुताबिक ढालल जाए, और पात्र को और कथा वस्तु को समय के अनुसार ही ढाला जाता है, देश काल के अनुसार ही ढाला जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्य। उद्देश्य कहानीकार कोनो नी कोनो उद्देश्य लेके, उद्देश्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेके कहानी लिखा है। कहानीकार जो है वो कोई न कोई उद्देश्य को लेकर के ही कहानी लिखता है। ई उद्देश्य कहानियाँ लुकाइल रहा है, और जो उद्देश्य है वो कहानी में छिपा रहता है, ढापाइल रहे मतलब वही बात छिपा रहता है। एकर देखाड़ है ले, और इसका अगर उद्देश्य पहले ही अगर क्लियर हो जाए तो कहानी कला सुंदरई खत्म हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि जो कहानी का उद्देश्य है वो पहले ही अगर आपको पता चल जाएगा, तो आप जैसे कि कोई मूवी रिलीज हुआ, अगर आपको पूरा मूवी का कहानी पूरी मूवी का स्टोरी और जो उद्देश्य है वो आपको पहले ही पता चल गया, तो आपको सिनेमा हॉल में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो सेम यही है कि अगर कोई कहानी है तो उसका उद्देश्य जो है वो हिडन रहता है, और अगर हिडन ना रहे तो कहानी का जो सुंदरता है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, भाषा शैली। कहानीकार एक भाषा शैली पाठक के रिझवा है, मतलब कहानीकार का जो भाषा शैली है वो पाठक को रिझाता है। आपन बाटे खींचा है, अपनी ओर खींचता है। आपन बाटे मोह है, मतलब अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है, और मोह बांध के राखे पा रहा है। और यही भाषा शैली जो है जो पढ़ने वाला है या फिर कहानी सुनने वाला है उसको लास्ट तक अपनी ओर मतलब कहानी में बांध करके रखता है। तो भाषा शैली कैसा होना चाहिए, सहज और सरल होना चाहिए। नेक्स्ट है कहानिक भेद मतलब प्रकार। तो कहानिक भेद बांटक 3 आधार है। कहानी के भेद को 3 तरह से बांटा जा सकता है। तत्वकर नजरिए, तत्व के नज़र से, विषय नजरिए मतलब विषय के नज़र से, और शैली के नज़र से। तो तत्वकर नजरिए कहानी के 4 भेद है, मतलब तत्व के नज़र से अगर देखें तो कहानी चार प्रकार के। कथानक प्रधान कहानी, मतलब कथानक मतलब कथा वस्तु वाला प्रायोरिटी वाला कहानी। चरित्र प्रधान कहानी, मतलब जिसमें आपका कैरेक्टर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो चरित्र प्रधान कहानी। वातावरण प्रधान कहानी, मतलब कि जिसमें परिवेश को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उस प्रकार की कहानी को वातावरण प्रधान कहानी में रखते हैं। और भाव प्रधान कहानी, अगर कोई इमोशंस है अगर उसकी प्रधानता ज़्यादा है तो उसको भाव प्रधान कहानी कहते हैं। पढ़ लेते हैं इन चीज़ों को। तो कथानक या घटना प्रधान कहानी, तो कथानक कह लीजिए चाहे घटना प्रधान कहानी कह लीजिए। कहानी नहीं लिखते, कहानी लिखते हैं, और अगर कहानी भी लिखा जा रहा है तो भी आपको ज़्यादा समस्या नहीं है। घटना प्रधान कहानी है, घटनाएं कथानक बनवे है, और वह घटना के माध्यम में कहानी लिखल जाए। तो यहाँ पे इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि घटना प्रधान कहानी में, देखिए घटना प्रधान कहानी है मतलब कहानी है, घटना ही कथानक बनवाए। जो घटना होता है वही कथानक बनाता है या बनता है, और वह घटना के माध्यम में और उसी घटना के माध्यम से कहानी लिखल जाए, और उसी घटना के माध्यम से कहानी लिखा जाता है। तो घटना प्रधान कहानी जिसमें घटना की प्रमुखता होती है, तो जो घटना घट रहा है वही कथानक बनता है और उसी के माध्यम से कहानी को लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका चरित्र प्रधान कहानी। अब यहाँ पे इस तरह का उपयोग खोटा में नहीं करना है, ऐसा हम लोग मानकीकरण में पढ़े,
लेकिन अगर आप कर भी दिए तो भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब राइटर लोग ही उपयोग जब कर रहे हैं तो मेरे और आपके उपयोग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए चरित्र प्रधान। तो अगर ऐसा भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर ऐसा भी लिखते हैं तो भी चलेगा। रीज़न क्या है इसके पीछे? जब BN नौदार सर खुद ये शब्द उपयोग कर रहे हैं, गजाधर महतो सर खुद इस सब ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं अपनी किताब में, तो हम और आप फिर कौन होते हैं इतना डिस्कस करने के लिए इन चीज़ों के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और खोट्टा में यही चीज़ तो है जो आपको बेनिफिट कर रहा है कि आप बस लिख के आइए, चाहे ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए। जहाँ जहाँ याद आएगा कि यार इस तरह का उपयोग नहीं करना हुआ, ऐसा कर दिए। जहाँ याद नहीं आया तो ऐसा लिखा गया तो ऐसा काट के फिर लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिखा गया तो लिखा गया। नेक्स्ट इसी में देखिए चरित्र प्रधान कहानी है, पात्रक चरित्र के उभरवल जाए, मतलब पात्र के चरित्र को उभारा जाता है। एकर में बारीकी बेसी रहा है और इसमें बारीकी ज़्यादा होता है ताकि पात्र जो है ना वो ज़्यादा हाईलाइट हो। जैसे क्रिस मूवी देखिए तो उसमें एक्टर ऋतिक रोशन है, उसके कैरेक्टर को ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। तो सेम यही है कि पात्र को ज़्यादा मजबूत दिखाने के लिए ज़्यादा बारीकी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका वातावरण प्रधान कहानी। तो ऐसन कहानी है, मतलब इस प्रकार की कहानी में कल्पना कम, मतलब कल्पना कम होता है, यथार्थ बेसी रहे, मतलब वास्तविकता ज़्यादा होता है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता। वातावरण के वर्णन में, मतलब वातावरण के वर्णन करने में प्रकृति चित्रण बेसी है, वह प्रकृति चित्रण ज़्यादा होता है, मतलब पेड़ पौधा मौसम ये सब ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आपका भाव प्रधान कहानी। तो चरित्र प्रधान और वातावरण प्रधान कहानी मांझे ऐसन कहानी आवे है, मतलब कि चरित्र प्रधान और वातावरण प्रधान इन्हीं कहानी के बीच में भाव प्रधान कहानी आता है। मांझे ऐसन कहानी आवा है, इस प्रकार कहानी आता है। किसके किसके बीच में? तो आपका चरित्र प्रधान और वातावरण प्रधान के बीच में कौन? भाव प्रधान। ऐसन कहानी है घटना और चरित्र। तो इसमें घटना और चरित्र पर बेसी बल ना देके, मतलब ज़्यादा बल नहीं देकर भाव पर, मतलब इमोशंस पर बेसी जोर देल जाए है, मतलब ज़्यादा जोर दिया जाता है। एकर में बारीकी, मतलब सूक्ष्मता तत्व और भावना तत्व विशेष रूप से उभरे है। तो यही भावना तत्व का बात किया गया है। ये तो यही लिख देना है कि इसमें भावना तत्व विशेष रूप से उभरे है। विषय के नजरिए कहानी के भेद। विषय के नज़र में अगर कहानी का भेद देखें तो विषय के नज़र में कहानी का 6 गो भेद है। ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, मनोविश्लेषणात्मक कहानी, रोमांटिक कहानी और साहसिक कहानी। इसको याद रखना होगा ये सब आप लोग को। तो ऐतिहासिक कहानी क्या है? तो इतिहास के, तो इतिहासक पुराणिक, मतलब पुराना घटना और पात्र के लेके, मतलब पात्र और घटना को लेकर के लिखाइल, मतलब लिखा गया कहानी ऐतिहासिक कहानी कहल जाए है। मतलब इतिहास का कोई पुराना घटना है उसको ले करके, उसके पात्र को लेकर के अगर कोई कहानी लिखा गया है तो उसको ऐतिहासिक कहानी कहते हैं। जातीय गौरव, देश प्रेम, धार्मिक और उपदेशात्मक भाव से ऐसन कहानी लिखाल जाए। तो यही सब उद्देश्य से लेकर के ऐतिहासिक कहानी को लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका सामाजिक कहानी। सामाजिक कहानी है समाजक यथार्थ रूप के देखल जाए, मतलब सामाजिक कहानी में समाज के यथार्थ मतलब वास्तविक रूप को दिखाया जाता है, देखल जाए। एकर में समाजक व्यक्तित्व, इसमें समाज का व्यक्तित्व, रहस्य, कुंठा, हेन तेन मतलब इत्यादि छापा रहे है, इत्यादि का छाप रहता है। छापा रहे है इसका मतलब ये नहीं कि छाप दिए, छापा रहे मतलब प्रभाव पड़ता है। एकर में छुआछूत, अंधविश्वास, शोषण, जुल्म कर कहानी रहे। तो मतलब छुआछूत का कहानी हुआ, अंधविश्वास का हुआ, चाहे शोषण या फिर जुल्म का, तो ये सब कहानी सामाजिक कहानी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कहानी। चरित्र प्रधान कहानी है मनोवैज्ञानिक भाव झलक है। तो मनोविज्ञान का भाव कहाँ झलकता है? चरित्र प्रधान कहानी में। ऐसन कहानी है साधारण चरित्र कर ठावे, ऐसन कहानी है साधारण चरित्र कर ठावे जास चरित्र।
जांचनी खास चरित्र। इसमें ऐसे कहानी में साधारण चरित्र के साथ साथ कोई खास चरित्र और अंतर्मुखी चरित्र उभरा है, मतलब किसी खास चरित्र को उभारा जाता है, मतलब खास कैरेक्टर को। फिर नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक कहानी। मनोवैज्ञानिक कहानी विकासक डर है, मतलब मनोवैज्ञानिक कहानी जो है, जो अभी ऊपर में यहाँ पढ़े, इसी के विकास के क्रम में, तो विकासक डर है मतलब विकास के क्रम में मनोविश्लेषणात्मक कहानी उभरल है, मनोविश्लेषणात्मक कहानी उभरा है। मानुष भीतरी और बाहरिक मांझे बाझल रहे। मनुष्य जो है भीतरी और बाहरी मतलब बाहर के बीच बाझल मतलब उलझा रहता है, यानी वो उपापोह कर जिंदगी जियत रहे, मतलब मनुष्य जो है उपापोह का जिंदगी जीता रहता है। सोचित और भावित रहे, इंसान जो है हमेशा सोचता और घबराता रहता है। तो ये चीज़ मनोविश्लेषणात्मक कहानी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है साहसिक कहानी। ऐसन कहानी है, कहानी मुख्य पात्र के बड़का बड़का काम पूरा है। साहसिक कहानी में क्या है कि जो मुख्य पात्र है कहानी का वो बड़ा बड़ा काम पूरा करता है। फिर है रोमांटिक कहानी, तो प्रेम प्रसंग परक कहानी के रोमांटिक कहानी कहल जाए। तो प्रेम प्रसंग वाला कहानी को रोमांटिक कहानी कहते हैं। एकर में नायक नायिका कर काल्पनिक उड़ान, तो काल्पनिक उड़ान मतलब बहुत अच्छा से आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को, तो मतलब पागल होकर तरह तरह के सपने देखता रहना। आर सामाजिक बाधा से लड़क भाव रहे, और समाज अगर रोकने की कोशिश करता है तो उससे लड़ने का भी भाव रहता है। मनक मतलब सामाजिक बंधन के तोड़ के, मतलब सामाजिक बंधन को तोड़ के अपन स्वच्छंद भाव है, मतलब अपने मतलब मन का मालिक स्वच्छंद भाव है चलक में साहसी देखवा है, मतलब साहस देखवा है, स्वच्छंद भाव में चलने का साहस दिखाता है। और जीते मरते संगे रह के वादा के पूरा करल जाए, मतलब जिएंगे तो साथ और मरेंगे के साथ वाला कहानी है, तो उस वादा को पूरा करता है। नेक्स्ट है आपका जादुई कहानी, मतलब इसमें जादू दिखता है। जादुई कहानी में जादू टोना कर बात रहे है, एकर में जादुई ताकत कर बात रहे, मतलब हो कोई जादुई ताकत के बारे में। ऐसन कहानी है हिंदी साहित्यों में नायक बराबर पावल जाए, और जादू वाला कहानी जो है हिंदी साहित्य में न के बराबर पाया जाता है। अब नेक्स्ट है शैली के नज़र से कहानी के 4 भेद है। तो शैली के नज़र से कहानी के 4 भेद है। एक वर्णनात्मक, दूसरा है आत्मकथात्मक, फिर है पत्रात्मक और डायरी शैली। तो वर्णनात्मक शैली क्या है? ऐतिहासिक कहानिक पृष्ठभूमि है, कहानीकार ओकर वर्णन करे है। तो कहानीकार जो है वो ऐतिहासिक कहानी के पृष्ठभूमि में वर्णन करते हैं, इसलिए इस चीज़ को वर्णनात्मक शैली कहल जाए। तो उसी को खोटा में लिखे है ऐतिहासिक कहानिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक कहानी के पृष्ठभूमि में कहानीकार मतलब कहानी कहने वाला ओकर वर्णन करे है। किसका वर्णन करता है? घटना का। से ले एकरा वर्णनात्मक शैली कहल जाए, मतलब घटना प्रधान कहानी में या फिर ऐतिहासिक कहानी में कहानीकार जो है वो घटना का पूरा वर्णन करता है, इसलिए उसको वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत भी रखा जाता है। ये सबसे सरल सुगठित और बोधगम्य शैली है, ये सबसे सरल सुगठित और बोधगम्य शैली है। एकरा ऐतिहासिक शैलियों कहल जाए, इसी को ऐतिहासिक शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका आत्मकथात्मक शैली। तो आत्मकथात्मक मतलब खुद लिखने वाला। तो जे कहानी मैं शैली लिखल जाए, जो कहानी मैं के शैली में लिखा जाता है, मतलब खुद अपने बारे में जिसमें लिखा जाता है, तो वो आत्मकथात्मक कहा है, उस कहानी को आत्मकथात्मक कहते हैं। एकरा उत्तम पुरुषात्मक शैलियों कहल जाए। तो मैं जो है वो उत्तम पुरुष में आता है, तो इसलिए इसको उत्तम पुरुषात्मक शैलियों कहल जाए। इस शैली की मुख्य बात है कि कहानीकार अपने मुख्य पात्र है। कहानीकार जो होता है ऐसे कहानी में खुद ही मुख्य पात्र होता है, मतलब वो खुद के साथ घटा हुआ कोई कहानी को बताता हो।
अब है पत्रात्मक शैली, मतलब पत्र लेखन के रूप में। कहानीकार चिट्ठी के माध्यम से कहानी लिखा है। एकर में एगो चिट्ठी गोटे कहानी लिखल जाए। इसमें एक चिट्ठी में पूरा का पूरा कहानी लिखा जाता है। ये कहानी असफल कहानी है, ये जो है एक असफल कहानी है, मतलब ये पॉपुलर नहीं हो पाया कभी। नेक्स्ट आपका डायरी शैली। डायरिक पन्नाक नामे, मतलब डायरी के पन्ना में ऐसा कहानी लिखा जाता है। एकर में भूतकालक सजीव छापा बनवल जाए। इसमें भूतकाल का जीवित चित्र बनाया जाता है, मतलब जीवित इस तरह से बताया जाता है कि लगे कि सही है। ई शैली आत्मकथात्मक शैली के नज़दीक है, क्योंकि डायरी हम लोग खुद लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, तो ये शैली जो है आत्मकथात्मक शैली के ही करीब है। एकर आपन मने के भाव के विश्लेषण और विवेचन करल जाए। इसमें अपने मन के भाव का विश्लेषण किया जाता है और विवेचना किया जाता है। तो ये हो गया। अब जो है लेखन परंपरा या फिर विकास करके पूछ देगा या फिर लेखन परंपरा बोल के पूछ देगा, तो आपको लिखना यही चीज़ है। और इसमें शिष्ट साहित्य का विकास पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आपको 2 पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको करना है। और इसमें जो मेन चीज़ है उसको जो आप याद रख सकते हैं उसको आप याद रख लीजिए। कहानी आएगा और परंपरा लेखन आएगा। तो अभी जो हम लोग बीच में पढ़े ये सब में अगर भेद पूछता है तो भेद इतना सारा है कि आप अगर सबका डिटेलिंग देने जाए तो आपका अननेसेसरी दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए आप सिर्फ नाम लिखिए और आगे बढ़ जाइएगा। तो नाम सब आप लोग याद रखिएगा, बाकी ये सब जो है आपके समझने के लिए था। अगर टाइम रहेगा और अगर आपके पास क्या बोलते हैं टाइम मतलब रहेगा अगर आपके पास, तो आप अटेम्प्ट करेंगे, ये सब चीज़ को लिखेंगे, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेखन परंपरा में देखिए, खोटा साहित्य में शिष्ट कहानी लिखक परंपरा, शिष्ट कहानी लिखने का परंपरा पाणिनि युग से शुरू है, मतलब पाणिनि युग से शुरू हुआ है, इसको याद रखिएगा। इस युग के लेखक, मतलब इस युग के जो लेखक हैं विश्वनाथ दसोंधी राज महुआ नामक कहानी आपन संपादने बहराइच पत्रिका खोटा 1917 ईस्वी छपवल रहत। ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है, इसको समझिए पहले। खोटा साहित्य मतलब खोटा साहित्य में शिष्ट कहानी लिखक परंपरा, शिष्ट कहानी लिखने का जो परंपरा है वो पाणिनि युग से शुरू है, पाणिनि युग से शुरू हुआ था। इस युग के लेखक मतलब इस युग के लेखक जो हैं, एक नाम है विश्वनाथ दसोंधी राज। इनका महुआ नामक, विश्वनाथ दसोंधी राज जो है महुआ नाम का कहानी आपन संपादने बहराइच पत्रिका खोटा, अपने संपादन में एक पत्रिका प्रकाशित करते थे जिसका नाम था खोटा। तो खोटा में महुआ नाम का कहानी 1970 ईस्वी छपवल रहत, 1970 ईस्वी में छपवाए थे। ये पूरा लाइन आपको याद रहना चाहिए। ई पहरक रचनाकार में श्रीनिवास पाणिनि और विश्वनाथ दसोंधी राज नाम विशेष है। ई पहरक रचनाकार में मतलब इस समय का जो रचनाकार है इसमें 2 लोग विशेष थे, एक श्रीनिवास पाणिनि जी और विश्वनाथ दसोंधी राज। तो देखिए श्रीनिवास पाणिनि जी का हम लोग जीवनी नहीं पढ़े हैं, उसको कर लेंगे, और BN हवलदार जी की रचना नहीं पढ़े हैं, उसको भी हम लोग कर लेंगे। वो 2 चीज़ छूटा हुआ है, आप लोग याद रखेंगे, हम करवा देंगे उसको। नेक्स्ट श्रीनिवास पाणिनि जी कहानी संग्रह का नाम है रक्ते भिंजल पाखा। श्रीनिवास पाणिनि जी का जो कहानी संग्रह है उसका नाम है रक्ते भिंजल पाखा, मतलब रक्त से भींगा हुआ पंख। जकर में मोटे 5 कहानी है, जिसमें मुश्किल से 5 कहानी है। ये किताब एखन तक छपल ना है, मतलब ये किताब जो है अभी तक छपाया नहीं है किसी संपादन के अंतर्गत। विश्वनाथ दसोंधी राज जी की लिखल कहानी संग्रह का नाम है, विश्वनाथ दसोंधी राज जी का कहानी लिखा जो कहानी संग्रह है उनका नाम है, और विश्वनाथ दसोंधी राज जी का जो कहानी संग्रह है उसका नाम है माटिक पुथैल, मतलब मिट्टी का खिलौना पुथैल। जे बालीडी खोटा कमेटी बाटे से, मतलब बालीडी खोटा कमेटी की तरफ से 2008 में छपा है। ये कहानी किताबें 12 को कहानी है और इस किताब में 12 कहानी है। तो जब हम लोग राइटर का सेक्शन कर रहे थे तो ये सब चीज़ वहाँ पे नाम आया था, ये सब तो नाम आप वहाँ से याद कर सकते हैं, फिर उसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर हम लोग लास्ट में और एक चीज़ करेंगे
कि जितने भी राइटर हैं सबके एक एक कहानी, एक एक कविता, एक एक उपन्यास जो भी हम लोग को मिलेगा उसको ठीक से हम लोग पढ़ के उसका समरी को याद रखेंगे। इसको भी हम लोग करेंगे बहुत जल्द। खोटा शिष्ट कहानी लिखे जोरगर प्रयास 1980 दशके हेले। खोटा शिष्ट कहानी लिखने का प्रयास जो है, जोरदार प्रयास 1980 के दशक में हुआ है। काहे कि यह पर क्योंकि इसी समय लेखक सबके खोठाए लिखक जिज्ञासा, मतलब लेखक सबको खोटा लिखने का जो जिज्ञासा है एके झाजी जगवल हलत, मतलब एके झाजी जगाए थे। रांची आकाशवाणी केंद्र में लेखक सब एक नाम देला, लेखक सबका नाम दिया कौन, एके झाजी। आर हुआ से कहानी सुनावे खातिर डाकल जाए लगल, और वहाँ से जो जिनका नाम दिया गया उन लोग को बुलाया जाने लगा कहानी सुनाने के लिए। पुटुस फूल किताब रूपे छपल, और में 10 गो कहानी और 1 गो लघु कथा है। पुटुस फूल जो है किताब है जो कहानी के रूप में छपा, और उसमें एक किताब के रूप में छपा, और उसमें 10 कहानी है, 10 गो कहानी और 1 गो लघु कथा, और एक क्या है, लघु कथा है। अब नेक्स्ट अगर इसी में देखें शिष्ट कथा के विकास में, तो रांची विश्वविद्यालय रांची जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, तो ये विभाग का नाम तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि हम लोग इससे पहले भी 3-4 बार इसको पढ़े हैं। ये विभाग 1982 में खुला, तो लिखा है 1982 खुलल। और खोटा पढ़ाई, और खोटा पढ़ाई का जो पहला सत्र हुआ वो 1982-84 में शुरू है, और इसी में आपका एडमिशन लिए थे BN ओधार सर। और ई पाठ्यक्रम अपनी रचना एगो खास पत्र है जे एकर में अपन भाषाएं कहानी कविता एकांकी लिखे के बात है। तो एक पाठ्यक्रम है में अपनी रचना, ये एक अपनी रचना टॉपिक है, एगो खास पत्र है। ये क्या है, एक पत्र है जकर में अपन भाषाएं, मतलब अपनी भाषा में कहानी, मतलब कहानी कविता एकांकी लिखे के बात है। तो ये जो 1982-84 सत्र में खुला खोटा भाषा के लिए, तो इसके पाठ्यक्रम में एक पत्र रखा गया जिसका नाम है अपनी रचना, और इसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड लोग हैं वो अपनी भाषा में कहानी कविता एकांकी लिख सकते थे। एकर में सब पठवैया छौवा सब आपन कहानी कविता एकांकी हेन तेन लिखे लगला। तो जो भी एडमिशन लेके पढ़ रहे थे तो वो सभी पठवैया छौवा, मतलब सभी छात्र लोग जो है, छौवा मतलब बच्चा हुआ या फिर स्टूडेंट जो भी समझिए, पढ़ने वाले लोग, पढ़ने वाले बच्चे, तो ये सभी जो है कहानी कविता एकांकी और भी तरह तरह की चीज़ लिखना चालू किए। एकर में BN ओहदार, जिसमें BN ओहदार, विनोद कुमार सभी ढेर लिखला, मतलब बहुत सारा लिखे ये लोग, BN ओहदार जी और विनोद कुमार, ये लोग ढेर मतलब बहुत ज़्यादा लिखे। BN ओहदार जी जे लिखला वो खोटा निबंध रूपे, BN ओहदार जी जो लिखे थे वो खोटा निबंध रूपे, खोटा निबंध एक साथ है, खोटा निबंध रूपे, और विनोद कुमार जी लिखल रहत, और विनोद कुमार जी जो लिखे वो सोंध माटी किताबें छपल है। वो किस में छपा, सोंध माटी किताब में। ये दुइयों किताब के मतलब BN ओहदार का निबंध, खोटा निबंध, और विनोद कुमार का जो कहानी सब छपा वो सोंध माटी में। तो ये दोनों किताब, मतलब खोटा निबंध और सोंध माटी, ये दुइयों किताब के जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार 1990 में छपल है। तो ये दोनों किताब इसके माध्यम से छपा था। सोंध माटी किताबें 10 कहानी और 31 कविता गोच है। तो सोंध माटी किताब में 10 कहानी है और 31 कविता है। इंटर क्लास खातिर, मतलब इंटर क्लास के लिए गद्य पद्य संग्रह किताब बनवल गया, मतलब इंटर क्लास के लिए गद्य पद्य संग्रह नाम का किताब बनाया गया। पंचम महतो कर लिखल और छपल कहानी संग्रह फरीज डहर के कुछ लोग के पहिल कहानी संग्रह मानाहत, मतलब पंचम महतो का एक लिखा गया कहानी संग्रह है, नाम है फरीज डहर। इसको कुछ लोग जो है पहिल मतलब पहला कहानी संग्रह मान रहे हैं, जबकि ये किताब 2021 ईस्वी छपल है, जबकि ये किताब जो है 2001 ईस्वी में छपा है। ये किताबें 11 कहानी है, और इस किताब में कितना कहानी, 11, मगर बेसी कहानी काना पतियारी पर लिखल गया है, लेकिन ज़्यादातर कहानी जो है काना पतियारी मतलब वह दिक्यानुसी पर लिखा गया है। विकास काले मने 2000 कर बादे फरीज डहर खटरस कर बादे चितरंजन महतो चित्रा कर छाइयर प्रकाशित है।
तो 2000 विकास काल मतलब 2000 के बाद का जो समय है उसमें फरीच डहर, खटरस, इसके बाद चित्तरंजन महतो चित्रा का छाहियर, ये सब प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से खोट्ठा शिष्ट साहित्य का विकास हुआ है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शिष्ट कहानी का विकास हुआ है और इस तरह से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। तो विकास जो है ये 2 पेज में है, ये 2 पेज भी अगर आप लिख देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 पेज नहीं, आप इसको मेन चीज़ को 1.5 पेज में कर लीजिए और उसी को आपको लिखना है। तो इस नोट्स में इतना ज़्यादा है कि आपको और कहीं और पढ़ने का आवश्यकता नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, मतलब कि आप इसको हिंदी कह लीजिए, चाहे खोट्ठा कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, लेकिन आपको इसी तरह का लिखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और पार्ट 2 में ये वाला पोर्शन हम लोग ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास। तो तब तक के लिए धन्यवाद।